दोस्तों कल्पना कीजिए यदि इस सृष्टि में एक ही प्रकार के जीव होते, एक ही ऋतु होती और रात तथा दिन में से कोई एक ही रहा करता तो कैसा लगता। एक जैसे भोजन, एक जैसे काम, एक जैसे रहने के तरीकों आदि से हम कितना जल्दी उब जाते हैं, इसलिए हम उसमें हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार प्रकृति भी एक रास्ता से उबकर परिवर्तन करती रहती है। यही कारण है कि आज धरती पर एक ही जीव जातियों में कितने प्रकार की उप जीव जातियाँ पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बिल्ली जाति के जंतुओं की बात करें तो उनमें ही कितना भेद नजर आता है। बिल्ली, शेर, चीता, सिंह सभी एक ही वर्ग के जंतु हैं, फिर भी वे एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसी प्रकार यदि हम कुत्तों की बात करें तो देसी, शिकारी, बुलडॉग, झबरा आदि कई नस्ल दिखाई पड़ते हैं। नस्लों को छोड़िए, एक ही माता पिता की अपनी संतान भी उनसे अलग विशेषताओं से युक्त होते हैं और आपस में भी एक जैसे नहीं होते। उनके गुण, लक्षण, बनावट सब कुछ एक दूसरे से अलग होते हैं। हमें यह विविधता इतना सहज और सामान्य प्रतीत होता है कि हमारा ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता, किंतु यदि हम इस वैविध्य के कारणों की मीमांसा करें तो सचमुच हमें चकित हो जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीवों की इस आपसी विविधता के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। दोस्तों जीवन की इकाई कोशिका अथवा सेल होती है और कोशिकाओं के समुच्चय से ही किसी भी जीवित प्राणी के शरीर का निर्माण होता है। हर सिंगल सेल के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर यदि देखें तो धागों की तरह एक संरचना बनी होती है जिसे हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम्स को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि ये धागे के छोटे छोटे सेगमेंट में बटे हैं। इन सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है और जीन का प्रत्येक सेगमेंट एक प्रकार के लार्ज मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। दोस्तों इस डीएनए के अंदर ही हमारी, आपकी, सबकी आदत, बनावट आदि विशेषताओं का इन्फॉर्मेशन छिपा रहता है। डीएनए ही किसी जीव की विशेषताएं अथवा उसमें पाए जाने वाले लक्षण तय करते हैं और उसे दूसरे जीव से अलग तथा अनोखा बनाते हैं। अतः यह संभव है कि आपके डीएनए का कुछ भाग आपके माता पिता या आपके पूर्वज का हो, परंतु ये कदापि संभव नहीं है कि आपका डीएनए और आपके माता पिता अथवा आपके पूर्वज का डीएनए एक समान हो। दोस्तों विज्ञान की माने तो जीवों के डीएनए में पाए जाने वाले इस भिन्नता या यूनिकनेस के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है डीएनए कॉम्बिनेशन और दूसरा है म्यूटेशन। जब कोई क्रिएचर अपने गुण डीएनए के रूप में अपनी पीढ़ी को हेरिडिटी प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र करता है तो वह डीएनए रैंडम कॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के द्वारा चेंज हो जाता है और इस प्रकार एक ही माता पिता के संतान उनकी कॉपी न होकर अलग अलग खूबियों के साथ एक दूसरे से भिन्न अथवा यूनिक उत्पन्न होते हैं। डीएनए कॉम्बिनेशन के नियम के हिसाब से ये संभव है कि किसी के डीएनए का कुछ भाग उसके पिता से तथा कुछ भाग उसकी माँ से मिले, या ये भी संभव है कि डीएनए उसके पूर्वज से आया हो, या ये भी हो सकता है कि उसके माता पिता और पूर्वज दोनों से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि डीएनए कॉम्बिनेशन हमेशा रैंडम ही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा है जिसका रंग गोरा और उसकी हाइट लंबी है, लेकिन उसकी माँ का रंग गोरा तो है परंतु उनकी हाइट छोटी है। वहीं उसके पापा का रंग गोरा नहीं है लेकिन उनकी हाइट लंबी है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे का डीएनए माता पिता के डीएनए का कॉम्बिनेशन है, जिसमें गोरा रंग का गुण बच्चे को अपनी माँ से, वहीं लंबी हाइट का गुण अपने पापा से मिला है। लेकिन दोस्तों डीएनए कॉम्बिनेशन का कोई फिक्स रूल नहीं है, यह हमेशा रैंडम ही होता है। कोई पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि किसी माता पिता के बच्चे कैसे होंगे। वहीं जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। यह एक प्रकार का आनुवंशिक चेंज है। डीएनए में यह परिवर्तन कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी एरर या दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या किसी रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है।
म्यूटेशन कब होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सेल डिवीजन के उपरांत डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में म्यूटेशन की घटना घट सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नए स्पीसीज की उत्पत्ति क्रमिक न होकर तात्कालिक अथवा अचानक होती है, जबकि उनका विकास क्रमिक होता है। म्यूटेशन का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। इसके कारण कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, तो वहीं इसके कारण इंसानों की आंखों का कलर नीला भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब किसी जीवित प्रजाति के बच्चे और उसके पूर्वज के डीएनए के बीच का लिंक रैंडम कॉम्बिनेशन अथवा म्यूटेशन के कारण बिल्कुल टूट जाता है और इस प्रकार धरती पर एक नए प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आइए डार्विन फिंचेज के शोध पर नज़र डालते हैं। कुछ 100 साल पहले दक्षिण अमेरिका के गैलापागोस आयरलैंड पर फिंच पक्षियों का एक छोटा सा समूह रहा था। उस आयरलैंड पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूसरे खतरनाक जीव भी वहाँ नहीं थे जिनसे उन्हें जान का कोई खतरा हो सकता था। ऐसे अनुकूल वातावरण में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते ये पूरे द्वीप पर छा गए। संख्या अधिक हो जाने के कारण उस आयरलैंड पर खाना कम पड़ने लगे और इनके बीच खाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कंपटीशन से बचने के लिए जिनके चोंच लंबे थे, जिससे कीड़ों को पकड़ना आसान था, वे कीड़ों को खाना शुरू कर दिए। वहीं जिनके चोंच छोटे और मजबूत थे, जो कठोर बीजों को भी आसानी से तोड़ सकते थे, वो बीजों को खाने लगे। इस प्रकार इनकी प्रजाति अपने विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग गुटों में बंट गए। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ज़रूरत के अनुसार इनके अंगों के बनावट और लक्षणों में सुधार होते रहे। एक समय इनके बीच इतना जैविक अंतर आ गया कि ये फिंच पक्षियों के ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ प्रजनन भी नहीं कर सकते थे। इनके डीएनए एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए और इस प्रकार इनकी एक नई प्रजाति विकसित हो गई। आज गैलापागोस आयरलैंड पर फिंच पक्षियों के 14 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार डीएनए के रैंडम कॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के कारण गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जंतु कुलों में ही नहीं बल्कि स्पीसीज तक में विविधता आ गई और यह विविधता आज तक वर्तमान है।